नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले राजधानी से, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बताया यह गया अलर्ट में कि 24 घंटे में प्रदेश के इन हिस्सों में ऑरेंज स्तर की ऑरेंज अलर्ट यानी कि भारी बारिश हो सकती है। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग, जहां अभी तक अगर मानसून की बात की जाए तो वो रूठा ही रहा है, कह सकते हैं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं हुई है और कई तहसीलों में तो जो औसत बारिश है वो भी दर्ज नहीं हुई है। तो ऐसे में लोगों को बारिश का इंतजार तो है ही, लेकिन भारी बारिश हो सकती है बस्तर संभाग, रायपुर और दुर्ग के साथ ही बिलासपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें 24 एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक में दलहन फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में एक अहम फैसला ये लिया है। नए फैसले के तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उपार्जन करेगी। बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करने का भी फैसला किया गया। इसमें नरवा गरवा घुरबाबारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का फैसला हुआ है। 50% रियायत देने का फैसला इसके तहत लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है और इसमें कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है और जिलों के एसपी के प्रभार भी बदल दिए गए हैं। अलग अलग जिलों में उन्हें भेजा गया है, जिसमें डी रविशंकर को जशपुर, संतोष सिंह कोरबा, इंदिरा कल्याण, एले सेला, गौरेला मरवाही के एसपी बनाए गए हैं। इसी के तहत इसी तरह से भोजराम पटेल महासमुंद, त्रिलोक बंसल कोरिया और प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव जिले की कमान दी गई है। अनब्रांडेड प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 18 जुलाई से इसे प्रभावी भी कर दिया जाएगा, जिससे देश के अधिकांश लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लागू हो जाने के बाद दूध, दही, पनीर, छाछ, मिक्सचर, मुरमुरा जैसे रोजमर्रा की सामग्रियों के दाम बढ़ जाएंगे। दुकानदार से लेकर ग्राहक तक केंद्र के इस फैसले पर विरोध जता रहे हैं। इस तरह के आइटम को आप ध्यान से देख लीजिए। 18 जुलाई वो तारीख है जब से को आपको इस तरह के आइटमों पे 5% जीएसटी देना होगा। मतलब ये कि जो पहले से प्री पैक्ड अनब्रांडेड जो प्रोडक्ट है उस पर केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल के निर्णय के बाद 5% जीएसटी लेने का निर्णय लिया है, जिससे एक बात तय है कि देश के लगभग 85% लोगों पे महंगाई का जो मार है, महंगाई की जो भार है और अधिक पड़ने वाली 18 जुलाई से। हमारे साथ रिटेलर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ आपको जानकारी है, क्या कितना स्मूथ रहेगा आपके लिए? नहीं, हमको पता चला कि 18 जुलाई से 5% जीएसटी मैंने कोई पैक्ड आइटम बढ़ रहा है। इस पर क्या बहुत दिक्कत जाएगी। तो हमको हिसाब किताब में भी दिक्कत जाएगा करने में। लोगों को फिर बढ़ा के जीएसटी लगेगा तो लोगों को बढ़ा के देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि महंगाई का जो है ना असर पड़ेगा ही पड़ेगा लोगों के ऊपर। चलिए, कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादा, ये अब ऐसे जो आइटम है, प्री पैक्ड जो आइटम है, उस पर भी 5% जीएसटी लगने वाला है, क्या कहेंगे आप इस पे? इसमें सर ये जीएसटी लगा के मध्यम वर्गीयों को तो एकदम मैंने गरीब से भी ज़्यादा गरीब बना दिए हैं। इसमें जैसे आप नगर निगम की दुकानें, उसमें भी साला 18% जीएसटी लेते हैं। आदमी किराया दे, चलती दुकान नहीं चलती, कहाँ से कितना करेगा आदमी? सब तरफ से जीएसटी में सबसे ज़्यादा मध्यम श्रेणियों को ही, वर्ग वालों को इसमें नुकसान हो रहा है।
मतलब ये बात तय है कि अगर आप अपने सोसाइटी के किसी आटा चक्की से आटा पिसाएंगे और अगर आपको पॉलीथीन में पैक करके वो दे देगा मार्का के साथ, तो उस पर भी आपको 5% जो जीएसटी है वो देना होगा। बहरहाल कैट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 18 तारीख से पहले देश भर में एक संघर्ष समिति का गठन करके वो केंद्र से इसे रोकने की मांग करेंगे, लेकिन उनका यह मुहिम कितना असरकारी धरातल पे होगा आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तय है कि 18 जुलाई से आम लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ने की तैयारी, महंगाई के बोझ डालने की तैयारी की जा चुकी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिलेंडर के दाम जो बढ़े उसके बाद उससे व्यक्ति उभरा नहीं, उसके पहले ही एक और झटका आम आदमी पर पड़ा है। इधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो अलार्मिंग सिचुएशन तक पहुंचे उसके पहले सावधान होने की जरूरत है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1124 पहुंच चुकी है। रायपुर राजधानी की बात करें तो 36, दुर्ग में 62 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान भी चली गई। पूरे देश में बीते 24 घंटे में 18,930 यानी 19,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के 220 नए संक्रमित मरीज आज मिले हैं। रायपुर 241, दुर्ग 200, बिलासपुर 106, राजनांदगांव 87 एक्टिव केस यहां के हैं अभी तक। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में जिले में वृद्धि हो रही है और कल भी लगभग 30 से ज़्यादा केसेस जिले में आए हैं। हमारा अभी कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। लोगों से अपील रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क का उपयोग को अभी पुनः हम सब लोगों को फोकस करना पड़ेगा। स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों में और जो पब्लिक प्लेसेस है और जो ऐसे सोशल गैदरिंग्स है जहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे भी सभी जो संस्था के आयोजक हैं उनको हम लोग जब भी अनुमति देते हैं तब उनको सूचित करते हैं कि इन मापदंडों का आपको पालन करना पड़ेगा। राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें एक बाइक सवार शख्स को तेज रफ्तार ट्रक ने कई फीट तक घसीटा, जिसकी वजह से व्यक्ति की दोनों पैर कटकर अलग हो गए। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तेली बांधा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को सार्वजनिक करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांग लिया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद सुनवाई का समय दिया है। आपको बताएं कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि एनआईए और रेलवे पुलिस एफआईआर को महज एक दिन में सार्वजनिक कर देती है और उसे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाता है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू इसका पालन नहीं करती है। धमतरी के नकरी ब्लॉक के गोबरा पंचायत से धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है। गांव के पूर्व सरपंच ने पद पर रहते हुए बड़ी संख्या में लोगों को जमीन के पट्टे दिए। इसके एवज में 1,000 रुपए भी लिए। पट्टा मिलने के बाद लोग सरकारी जमीन पर काबिज हो गए और मकान बना लिया, लेकिन अब सरपंच बदलने के बाद इन मकानों को अवैध बताया जा रहा है और जेसीबी से कब्जा तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उधर जमीन के मिले पट्टे को तहसीलदार और पटवारी नकली बता रहे हैं। परेशान लोगों ने पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है। मैं मकान बना हूँ तोड़वाना चाहते और पुराना सरपंच लकेश्वर साहू और गांव के पूरे सदस्य 2-3 जन मिले, सब होरीलाल में है और संतोष साहू है और 4-5 जन चंद्राकर हरे अभी जो 3-4 जन में सियान है गांव के सदस्य है। वहाँ सब मिल के ना पटवारी ला जा कितना प्रेशर करत है कि कर मकान फोड़ना चाहिए। दीवार तोड़ फोड़ करत है ओला मतलब घास जमीन है उतना दिन ले आबादी बांटी सोला आबादी दे तो पट्टा उट्टा सब भी दे है तेकर बाद में घास जमीन निकालत है। उस पट्टे को मान्य नहीं किया जा रहा और वर्तमान में उनके कब्जे को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस बाबत उनको समझाइश दी गई है और एसडीएम न्यायालय में उनको संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिनके द्वारा परीक्षण किया जाएगा कि क्या उक्त पट्टा वास्तविक है और यदि वास्तविक है भी तो क्या वास्तव में आबादी भूमि के लिए ही दिया गया है, घास आदि के लिए तो नहीं दिया गया है। उसके परीक्षण उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी, उनको अवगत कराया गया है। कोरबा जिले के केनाडांड गांव की प्राथमिक शाला को कम बच्चे होने की वजह से बंद करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर गांव के लोग काफी निराश हैं और प्रशासन से स्कूल को बंद न करने की गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए।
शिक्षा विभाग की अदूरदर्शिता। आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले के पोंडी उपरोरा ब्लॉक में 11 बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बीईओ ने उनके गांव केनाडांड में जाकर बताया कि जिन स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं उसे बंद कर दूसरे स्कूलों में मिला दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मापदंड में 11 छात्रों वाले केंडान प्राथमिक शाला का नाम भी शामिल कर दिया गया, जिसके बाद गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां कलेक्टर से स्कूल बंद नहीं करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्कूलों में हमारे गांव के स्कूलों को मिलाने की बात कही जा रही है वो हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर है। स्कूल का पूरा इलाका नदी नालों से घिरा है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना उनकी जान जोखिम में डालने के बराबर है। स्कूल हमारा कम देर तक होने की वजह से बंद होने वाला है। क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? स्कूल खुला रहे चाहता है हमारे बच्चे मन बाहर पढ़ मत जाए। छोटे बच्चे 5वीं तक तो स्कूले में और बाहर जाए में नाला पड़ते दोनों जगह जैसे दर्रा फाटा नहीं तभी विषम पूजे भिजो पूजे तब बहुत बड़े नाला है। नाला की वीडियो भी बना नमन रहे तो बड़े मध्यम बहुत परेशान उठाए के बाद स्कूल आ पाई। और आज बीओ साहब आए हैं ना तो हर बोलते हैं कि 10 बच्चा से कम होगा तो स्कूल बंद कर दिया जाए। तो वो में हम लोग बहुत परेशानी जाते हैं। अगल बगल नाला है और नाला लग कैसे बच्चा मन पार कर सकी ना सियानों मन भी पार कर नहीं सकन। कोई क्रोहानी बच्चा मन के हो जाए तो फिर बहुत गड़बड़ है, कौन जिम्मेदार ले ही। इधर जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज का कहना है कि जिले में कोई भी स्कूल बंद करने का पत्र नहीं लिखा गया है। कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। अगर एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो भी स्कूल चालू रहेगा। ये महिलाओं ने जब जन दर्शन में आया तभी मुझे मालूम हुआ जिले से कोई भी स्कूल बंद करने के लिए पत्र नहीं लिखा गया है और न बंद किया जाएगा। एक भी बच्चा यदि पढ़ रहा है तो स्कूल चालू रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी खुद कह रहे हैं कि एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो भी स्कूल चालू रहेगा, फिर बीईओ की ओर से ग्रामीणों को गलत जानकारी क्यों दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी भर जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जिला मुख्यालय के हाई स्कूल, ब्रिजराज पाठशाला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जहां थोड़ी सी ही बारिश में घुटनों तक पानी भर गया। स्कूल परिसर से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हर साल बारिश के मौसम में यही हाल हो जाता है। उधर शिक्षा विभाग फंड की कमी का हवाला देकर व्यवस्था ठीक नहीं करवा रहा है। जिले में कुल 1280 प्राथमिक स्कूल, 490 मिडिल स्कूल और 185 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं। इनमें से जिला मुख्यालय में 27 स्कूल शहरी क्षेत्र में आते हैं और बाकी ब्लॉक में भी कम से कम 20 से 20 स्कूल शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में बारिश के दिनों में ऐसे ही हालात बन जाते हैं। हर साल की समस्या है कि थोड़ा सा ही पानी गिरता है और हमारा कैंपस पूरा टापू बन जाता है। बीओ ऑफिस जाने के लिए भी, बीओ ऑफिस कार्यालय को भी बहुत समस्या होता है और हमारे बच्चों को तो खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा हम लोग रिसेस वगैरह देना भी कम कर देते हैं और ये बरामदा जितना भी है उसी में बच्चे खेलते हैं और ग्राउंड में तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। कन्या स्कूल है जो बगल में, बिल्कुल नेहरू चौक के बगल में, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो अभ्यास कन्या स्कूल लगता है वहाँ घुटने तक पानी भर जाता है। सर मैडम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कपड़ा भीगते हुए अंदर जाते हैं। खास करके हमारे यहाँ जो शहर क्षेत्र में स्कूल है उसी में समस्या है। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल है वहाँ लगभग सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। स्कूल से आसपास जो है निकासी के सही साधन ना होने से, नाली आदि जाम होने से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। विशेषकर जब लगातार तेज बारिश होती है तब ये समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि शासन और हम लोगों ने भी स्पष्ट निर्देश प्रधान पाठक प्रिंसिपल्स को दिए हुए हैं कि शाला खुलने से पहले, प्रवेशोत्सव प्रारंभ होने से पहले ही ये जो भी आपके पास मरम्मत निधि है या आंशिक रूप से जो पैसे आपके पास उपलब्ध हैं शाला प्रबंधन से मिलकर उसे आप उचित खर्च कर लें ताकि ऐसी समस्याएं। बारिश का मौसम किसानों के लिए खुशियां लेकर आता है तो कईयों के लिए बारिश आफत बन जाती है। ऐसा ही कुछ होता है बालोद जिले के नेवारी कला गांव के लोगों के साथ, जो बीते कई सालों से पुल के निर्माण की बाट जोह रहे हैं। बारिश के दिनों में इन्हें लंबा सफर तय करना पड़ता है।
ये वो सड़क है जो बालोद जिले के नेवारी कला गांव के लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन बारिश के दिनों में ये लाइफलाइन कट जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। मॉनसून की पहली बारिश में ये रपटा बह चुका है। ज्यादा बारिश होने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। लोगों को अपने काम से कहीं भी आने जाने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीण पिछले 10 साल से इसी तरह बारिश के मौसम में मुसीबतों का सामना करते आ रहे हैं। ये समस्या लगभग 10 साल से चलत आत है जी, और एक बारे में बहुत हम प्रयास कर रहे न वो करत आत हम, तो साहब नाप जोप के लिखते करबो कोई सर्वे ऐसे तैसे करके 10 साल हो गए। आने जाने के लिए बहुत मुश्किल से आते हैं। नेवारी कला गांव से होते हुए तांदुला नदी गुजरती है। नदी में जलस्तर बढ़ने से ये रपटा बह जाता है और ग्रामीणों को 6 किलोमीटर की जगह 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीण यहाँ जनप्रतिनिधियों से पुल के निर्माण और पक्की सड़क बनाने का गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रपटा ग्रामीणों द्वारा हर साल हजारों खर्च कर बनाया जाता है। यहाँ से हम पढ़ाई के लिए या फिर अन्य ग्रामीण जो है व्यापार के लिए यहाँ पर बालोद जाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। अगर यहाँ पर बाढ़ आ जाने के कारण रास्ता जो है खराब हो जाता है तो हमें 14 किलोमीटर जाकर ये सब पढ़ाई या व्यापार करना पड़ता है। यहाँ आने जाने के लिए परेशानी होती है और स्कूल लेट हो जाता है। उस दिन तो मैं नहीं गई थी और फिर उधर से जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। आज क्या हुआ था आपके साथ में? इधर जा रहे थे? इधर पापा आए थे, क्रॉस कराए, साइकिल उठा के लेके आए इधर मेरे को। साल के करीब 3-4 महीने गांव के लोगों का सफर मुश्किल भरा होता है। मॉनसून बीतने के बाद ग्रामीण फिर से मुरम डालकर इस पुल को ठीक करते हैं और अगली बारिश में फिर वही हाल होता है। धमतरी में खाद की किल्लत से किसान खासे परेशान हैं। किसानों की शिकायत यह है कि सोसाइटियों में खाद पहुंच नहीं पा रहा, व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं और ऊंचे दामों पर उसे बाहर बेच रहे हैं। गरीब किसान क्या करें, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन भी दिया है और 5 दिनों में समस्या दूर नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने की चेतावनी भी दी है। निरंतर जो है पिछले गर्मी से खाद और वस्तु जो है पूरी ब्लैक मार्केट में मिल रहा है, अनाप शनाप में मिल रहा है, किसानों के साथ लूट हो रहा है। 300 के यूरिया के लोग आज 1000 रुपया में खरीद रहे हैं, डीएपी को 2000 से 2500 रुपया खरीद रहे हैं, सुपर फास्ट। साथ ही जो किसानों की संपूर्ण उपज की खरीदी होना चाहिए। और इसमें और मुद्दा है जो 488 रुपये जो अंतर की राशि काटा जा रहा है, अभी लगभग 3 किस्त हो गया, 480 रुपया प्रति एकड़ जो राशि काटा जाता है, इसको भी किसान जो है किसान हित में सरकार तत्काल किसानों के खाता में डालना चाहिए। राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 18 गुंडे बदमाशों की सूची तैयार की गई है। लंबे समय से आपराधिक घटना न करने वाले 18 बदमाशों के नाम सूची से हटा दिए गए। रायपुर पुलिस ने थाना खमतराई में 2, कोतवाली में 4, कुल बाजार में 2, थाना माना में 2, थाना गुढ़ियारी में 5, नेवरा में 1, पुरानी बस्ती में 2 गुंडे बदमाशों को नई सूची में शामिल किया है। नए गुंडों का नाम खोला है, जिनके उनके ऊपर भी सर्विलेंस बार बार कर रहे हैं, उनको थाने बुला करके वार्निंग भी दी जा रही है, तो कुछ उसका भी असर पड़ा है और इस तरह की कार्रवाई पुलिस लगातार जारी रखेगी। बिल्कुल उनका नाम हटाया गया है ताकि एक लिमिटेड नंबर्स होंगे अगर गुंडे के, जो एक्टिव गुंडे जिनको वास्तव में सर्विलेंस की आवश्यकता है, तो उनके नाम पुलिस ने खोले हैं। और कुछ लोग थे जिनके लिए अब सर्विलेंस की आवश्यकता नहीं है, जिनका 5-5, 7 साल से कहीं कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, उनके बारे में कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, तो उनका नाम हटाया गया ताकि वो भी अपना नॉर्मल जीवन यापन। दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह से 9 बच्चे फरार हो चुके हैं। इन बाल कैदियों ने भागने से पहले गार्ड की पिटाई भी की और उसे रस्सियों से बांध दिया। सुधार गृह में कुल 18 बाल कैदी थे, जिनमें से 9 चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गए। भागने वाले इन बाल कैदियों में नक्सली मामले और हत्या जैसे संगीन अपराध के कैदी शामिल हैं। रात करीब 1 बजे कैदी सुधार गृह से फरार हुए हैं, जिसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को कर दी गई है।
ये जो बच्चे फरार हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। और सुरक्षा में क्या है कि जो 18 साल से बच्चे कम उम्र के रहते हैं, किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो है उसमें ज़्यादा कड़ाई से मतलब उनके साथ पेश नहीं आना है, इसलिए सामान्य रूप से होमगार्ड, परिवीक्षावधि और चौकीदार रहते हैं। और इसमें बाकी और पुलिस बल उसमें तैनात नहीं रहते हैं, इसलिए उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है। चिटफंड में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूबने की खबर तो आपने सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि चिटफंड में पैसे डूबने से लोग कैसे कंगाल हो गए और कैसे अर्श से फर्श पर आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो लोगों के डूबे पैसे वापस भी दिला रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश के लोगों ने एक ऐसा दौर देखा जब चिटफंड के नाम पर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और लोगों के पास पछताने और अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने साल 2018 के चुनाव में लोगों से यह वादा किया कि वो जनता के डूबे हुए पैसे वापस दिलाएगी। एक बार तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। साल 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अपने वादों को अमली जामा पहनाना शुरू किया और चिटफंड में डूबी राशि दिलाने का काम धरातल पर उतरने लगा। 2019 से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के निर्देश पर शासन और प्रशासन ने स्पेशल टीम बनाकर कार्य किया और भूपेश सरकार अपने वादे के मुताबिक चिटफंड में डूबी हुई राशि अब तक हजारों लोगों को वापस दिला चुकी है। पूरे देश में अकेला राज्य है जो चिटफंड कंपनी के पैसे को निवेशकों के खाते में डाला जा रहा है। और क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, कोर्ट को भी परमिशन लेना पड़ता है, कुर्की का आदेश और उसके निष्पादन में बहुत समय लगता है, तो एक लेंदी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सभी कलेक्टर, एसपी उसमें लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि वापसी। ये सीएम भूपेश बघेल की संवेदनशीलता ही है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक भी चिटफंड में डूबी राशि लोगों को लौटाने के मामले को प्राथमिकता में लेकर कार्य कर रहे हैं। जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये जानते हैं कि लोगों के लिए जीवन भर की कमाई से कुछ पैसे जमा करना कितना कठिन होता है और वो पैसा भी डूब जाए तो कितनी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की तकलीफ को समझते हैं, इसीलिए चिटफंड में डूबी राशि को वापस दिलाने युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।